ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं जो सोसाइटी के लिए यूजफुल हो रहा है, उस बारे में बताएं। तो बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों को अवेयर करने का काम कर रही है, और उसी के साथ साथ में हम जो है वो पूरी कोशिश करते हैं कि सरकार की मिनिस्ट्री के साथ में भी बात करें, उनको भी लोगों की राय बताएं, और अगर वो हमारी बात नहीं मानते तो बहरहाल जुडिशरी का रास्ता हमारे लिए खुला है। हम कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में कई केसेस हमने सरकार के अगेंस्ट में किए हुए हैं जो इस वक्त जो है वो प्रोसेस के पार्ट हैं। सर, कितने साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन को, और जो बेनिफिट्स लोगों तक पहुंची उसके बारे में थोड़ा देखिए, तकरीबन 12 साल हो चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हुए, और हम समझते हैं कि अगर अचीवमेंट के तौर पे देखें या बेनिफिट्स के तौर पे हम देखें तो हमने बहुत सक्सेसफुली जो है महाराष्ट्र में राइट टू फूड को फॉलो अप किया है और उसके इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की है। आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर हमारा राइट टू फूड के पूरे प्रोसेस पर काम जारी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हमने कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के लिए जवाबदेह बना के रखा हुआ है। मेल न्यूट्रिशन बम्बई के अंदर इस बारे में कोई सोचा नहीं जा सकता था। शायद हम पहली ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने गोवंडी के अंदर 18 बच्चों की मौत के बाद मेल न्यूट्रिशन का केस उठाया, बॉम्बे हाई कोर्ट में उस पर केस किया, और आज जो है मेल न्यूट्रिशन के ऊपर कई गवर्नमेंट की नई स्कीम्स बहरहाल आई है। तो ये हम समझते हैं कि लोगों की भलाई के लिए काम हुआ है। इसी तरह हम समझते हैं कि माइनॉरिटीज़ के लिए 15 पॉइंट प्रोग्राम हो, चाहे ऐसी बहुत सारी वेलफेयर की स्कीम्स हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा था, तो उस पर भी बहरहाल हमने काम किया, और माइनॉरिटीज़ को कई करोड़ों रुपए के बहरहाल इससे हमारे फ़ायदे पहुँचे हैं। हेल्थ पर जब हमने काम किया तो हमने देखा कि गवर्नमेंट की इस हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लोगों को उसकी फैसिलिटी नहीं पता, उनके अधिकारों के बारे में नहीं मालूम पड़ा, तो उस पर जब हमने काम किया तो बहरहाल वो भी एक बहुत बड़ा जरिया बना लोगों को फ़ायदा पहुंचने का। तो हम ये समझते हैं कि पिछले 12 साल में हमने कई 100 करोड़ रुपए के लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। सरकार की तरफ से बेशुमार स्कीम्स हैं, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, अपाहिजों के लिए। सिर्फ एक स्कीम के बारे में बताऊँगा कि संजय गांधी निराधार योजना जो बेवाओं के लिए है, जिसमें हर महीने लोगों को बेवाओं को पैसे मिलते हैं, उस स्कीम के तहत हमने हज़ारों औरतों को जो रजिस्ट्रेशन कराया और लोगों को उसका फ़ायदा पहुँच रहा है आज भी। अभी हम जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उसमें भी जो है और अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, खासतौर से कंस्ट्रक्शन लेबर के जो लोग हैं उनको सरकार की तरफ से काफ़ी फंड है। तकरीबन जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास 600 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, लेकिन उसका 3% भी अब तक उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया है। तो अब उस पर हम काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन लेबर को उनका अधिकार मिल सके, उसके लिए उनको तैयार कर रहे हैं। सर, जो जनरल इश्यूज है चल रहे हैं स्पेशली इंडिया में, उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक हो गया। ट्रिपल तलाक के बारे में जो जिस तरह एक फायर फैला है पूरे इंडिया में, लोग की अलग अलग राय है, आपकी क्या राय है ट्रिपल तलाक के बारे में? इन जनरल जो लोग समझते हैं, बिल्कुल ये बेसिकली ग्राउंड लेवल पर तो ये इशू नहीं है, ये एक सर्टेन ग्रुप्स का बनाया हुआ इशू है जिसकी वजह से आज पूरे मीडिया के अंदर इस पर बहस जारी है। लेकिन प्रैक्टिकल फिगर ये है कि ट्रिपल तलाक इज़ नॉट अ इशू। ये असल इशू से लोगों के मुंह फेरने के बाद उनको एक मतलब जो इशू नहीं है, नॉन इशू को इशू बनाकर हमारे सामने खड़ा किया गया है। और सरकार की पूरी कोशिश है कि एक कम्युनिटी को टारगेट करें, उस कम्युनिटी को टारगेट करके बाकी पूरी देश की जनता को खुश कर दें और अपनी असल जिम्मेदारी से मुंह फेर लें। आज देश के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी की है। लाखों नौजवान साल भर में बेरोजगार होते जा रहे हैं, उस पर बात करने के बदले हम ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर पूरा फोकस लगाए बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार अपने नाकामी को छुपाने के लिए माइनॉरिटीज़ को टारगेट करके इस तरह के इश्यूज खड़ी कर रही है। बट इसी कम्युनिटी की कुछ औरतें हैं जो बाहर आके कह रही है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो अगर हम उनके बारे में सोचें तो आप क्या? देखिए, बहरहाल नाइंसाफी तो ज़रूर हुई है, कम्युनिटी के अंदर भी इस पर बात करने की ज़रूरत है। नाइंसाफी तो है, लेकिन अभी ये है कि वो किस लेवल पर है और उसके सॉल्यूशन का तरीका क्या है, वो एक अलग इशू है। हम समझते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो खुद जो है एक बड़ा बोर्ड है, और बहैसियत बड़े बोर्ड होने के नाते उसको अपने इशू को अपने अंदर ही सॉल्व करना चाहिए। उसको बाहर ले जाने की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब हम लोग कहीं ना कहीं जुल्म करने लग जाते हैं। माइनॉरिटीज़ के साथ में या मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ये गलतफहमियाँ मौजूद हैं ट्रिपल तलाक को लेकर। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी जिम्मेदारी के तहत इसको विद इन कम्युनिटी सॉल्व करे। अभी हम देखते हैं कि पूरे महाराष्ट्र भर में या पूरे देश भर में जमात इस्लामी की तरफ से कैंपेन जारी है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ अवेयरनेस कैंपेन है। तो वो यही कर रहे हैं कि मुसलमानों की तलाक देने का जो तरीका है, ये ट्रिपल तलाक इल्लीगल है, गैर दस्तूरी है, जिसको खुद अल्लाह के रसूल ने पसंद नहीं किया और खुद जो है वो मुसलमान इसको पसंद नहीं करते हैं। तो बहरहाल हम खुल के ये बात कह रहे हैं कि बैक वक्त 3 तलाक देना जो है वो सही नहीं है, और वो देना जो है कहीं ना कहीं ज्यादती हो रही है औरतों के साथ में। तो बहरहाल हम उसके खिलाफ हैं। इस्लाम भी कहता है कि ट्रिपल तलाक सही नहीं है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ
कहाँ से? बेसिकली देखिए, ये इस्लाम इस बारे में बहुत ज़्यादा खुलकर कुछ नहीं कर रहा है। हम ये समझते हैं कि कुरान में इसकी कोई तालीमात हमको मिलती नहीं है, इसकी तालीमात मिलती है सहाबा की सीरत में। अब हम देखते हैं अल्लाह के रसूल के सामने जो इस तरह के मामला है और खामोश रहे, ये एक लंबी बहस है बहरहाल उलमा के दरमियान में। इमाम अबू हनीफा के जो फॉलोइंग करने वाले लोग हैं उनके और नॉन इमाम अबू हनीफा के फॉलोइंग में, लेकिन ख़ास बात यह कि हिंदुस्तान के अंदर बड़ी आबादी हनफी मसलक के रहने वालों की है, इसलिए यहाँ पर ट्रिपल तलाक को बैक वक्त जायज़ करार दिया जाता है। लेकिन ये कि मुसलमानों में ये एक डिबेट का मौजू है, शायद एक बड़ा डिबेट कम्युनिटी के अंदर हो रहा है और आगे भी होगा। जो बैक वक्त 3 तलाक को सही और समझते हैं, जो लोग सही समझते हैं वो भी कह रहे हैं कि ये गलत तरीक़ेकार है, लेकिन अगर किसी ने दे दिया तो बहरहाल हो गया, वो ये समझते हैं। लेकिन वो भी ये कहते हैं कि ये जुल्म है और ये तरीका सही नहीं है। तो मुसलमानों में कोई ऐसा नहीं है जो बैक वक्त 3 तलाक को सही करार देता हो। साहब, एनडीए गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे थे, आपने कहा कि ये एक मतलब गवर्नमेंट की नाकामयाबी है जो ये ऐसे इश्यूज उठा रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो सरकार है, एनडीए गवर्नमेंट है, इन्होंने इनकी जब शुरुआत की, जब ये जीत कर आए, तो उन्होंने एक मुद्दा या एक टैग लेके चले थे, सबका साथ सबका विकास। कहाँ तक ये खरे उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन बेसिकली यही होना चाहिए कि क्या सचमुच देश में जिन वादों के साथ में हम आए थे वो वादे हमने पूरे किए हैं? नहीं। सबका साथ सबका विकास का नारा तो हमने ज़रूर दिया, लेकिन साथ हमने सिर्फ देश के चंद उद्योगपतियों को दिया और बाकी देश की सारी जनता वहीं खड़ी है जहां वो पहले से थी। हम देखते हैं कि उद्योगपतियों के फ़ायदे के लिए सरकार ने बेशुमार स्कीमें लाई, उनको फ़ायदा पहुँचाया और आज वो उनके प्रॉफिट का रेशियो कहाँ से कहाँ चला गया। बाबा रामदेव की एक कंपनी का आज प्रॉफिट का रेशियो पिछले 2 सालों में जो राइज़ हुआ है, वो पूरी दुनिया हैरान है कि इतना अच्छा राइज कैसे किसी मिल सकता है कंपनी को। तो बहरहाल सबका साथ सबका विकास का नारा सुनने में तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज जनता की हालत ये है कि जनता पिसी जा रही है लगातार सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से। आज महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा परेशान किसान है। किसान जो खुद जो बेचारा अनाज उगाता है, लेकिन वो 2 वक्त का अनाज खुद नहीं खा पा रहा है, उसको उसकी कीमत नहीं मिल रही है। सरकार ने वादा किया था कि हम जो है कीमत तय करेंगे, लेकिन आज तक जो है कहीं पर अनाज की कीमत तय नहीं हुई और कौड़ियों के बाद दाम जो है वो सरकार के वो अनाज बेचने के लिए किसान मजबूर है। और आज भी हम देखते हैं कि किसानों की आत्महत्या ठहर नहीं रही है। महाराष्ट्र में लगातार आए दिन जो है हम ये रिपोर्ट पढ़ते हैं किसानों की आत्महत्या हो रही है। ये इस बात का प्रूफ है कि सरकार की स्कीमें फेल हो चुकी हैं, सरकार अब भी आम जनता तक पहुँचने में नाकाम है। सर, जो दूसरा एक इशू है बिल्किस बानो वाला, हाल ही में कोर्ट का उसके ऊपर ये आया था, तो मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि दिसंबर 16 वाला जो गैंग रेप हुआ था, उस पर कोर्ट ने तो ये कहा है कि सारे रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए। अब बिल्किस बानो इज डिमांडिंग कि उनके केस में जो हुआ था उन लोगों को भी फांसी होनी चाहिए। आप क्या राय रखते हैं? देखिए, बेसिकली इस देश में हम सब लोग जो है इस देश के कानून को मानते हैं और उसका पूरा एहतराम करते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि यहाँ पर कहीं भी कई मरतबा जो है, एक मरतबा नहीं कई मरतबा कानून के साथ में खिलवाड़ हुआ है। और हम ये मानते हैं कि इस तरह के केसेस के जो फैसले आए हैं ये बहुत अच्छे देश के लिए नहीं है। बहरहाल ये कहीं ना कहीं ये बात दर्शाते हैं कि हमने जो बात आर्टिकल 14 में कही कि कानून सबके लिए बराबर होगा, वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये मामला कोई नया नहीं है और खाली ये ऐसा नहीं कि बिल्किस बानो के लिए ये मामला है, बल्कि अगर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में खेरलांजी का वाक़या हुआ, एक लड़की पर जो है बहरहाल गैंगरेप भी किया गया, उसको मार भी डाला गया, उसके साथ में क्या हुआ? हम देखते हैं कि बेचारी बिल्किस बानो को तो कहीं ना कहीं इंसाफ मिलता हुआ नज़र आता है कि भाई 4 लोगों को जो है वो ज़िंदगी भर के लिए जेल की बात कही। खेरलांजी के लोग तो अभी बेल पर छूट रहे हैं और वो आज़ाद घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दलितों के साथ में, मुसलमानों के साथ में, इस मुल्क में कानून के साथ भी जो है वो खिलवाड़ हो रहा है। मैं एग्जांपल जस्ट देना चाहता हूँ आपको कि ये कोई नया मामला नहीं है। जब बाबा साहब अम्बेडकर मौजूद थे उस वक्त ही खिलवाड़ हो चुका था। हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है रिजर्वेशन को लेकर कि अगर वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत अगर कोई हिंदू है और वो निचली जात का है तो उसको सारे फायदे मिलेंगे कन्वर्ट होने के बाद भी, लेकिन अगर वो मुसलमान कन्वर्ट हो गया तो उसको फायदे नहीं मिलेंगे। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इस देश की बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। लेकिन अफसोस की बात यह कि आज भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कई सालों से सरकार इसका जवाब ही नहीं देती। तो ये मामला तो ज़रूर है कि भाई हमारे यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सीवियर इशू है। आज भी जो जुडिशरी के साथ में मजाक चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि कानून की जो रूह है वो आज भी बरकरार है। लोगों को इंसाफ मिलेगा और इस मुल्क में रहने वाले तमाम नागरिकों को इंसाफ मिलेगा, देर से ही, लेकिन बहरहाल वो ज़रूर मिलेगा लोगों को।